हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं अभी आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 18 जनवरी का पेपर, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने 17 जनवरी का पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं आज का सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और सारे ही क्वेश्चन मैंने ऑफिशियल ले रखा, जैसे कि आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपके ऑफिशियल है जो आपके पेपर में पूछे गए थे। अभी इस वीडियो में आपको मैं 35 से प्लस क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एनटीपीसी एग्जाम में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी, ठीक है। चलिए, और आप लोग चाहो तो सारे क्वेश्चन को खुद से भी जल्दी ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फ्रॉम को प्राइम नंबर, यानी निम्नलिखित में समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर आपका को प्राइम है आपस में, ये आपको बताना है। अब बात करेंगे को प्राइम जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, दो नंबर को प्राइम आपस में कब होता है, जब उन दोनों नंबर के बीच में एचसीएफ 1 हो, या फिर जीसीडी यानी जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। कोई भी दो नंबर के बीच में एचसीएफ मैक्सिमम 1 हो, तो वही दो नंबर आपस में क्या होता है, क्या बोलते हैं आपका अभाज्य संख्या होता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर चेक करोगे तो पहला ऑप्शन क्या दिखा, 12 और 7। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब दूसरा का एचसीएफ निकालोगे तो आपका यहाँ पर 21 आ जाएगा। इसका एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा। इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 43 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसका एचसीएफ है 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, आपस में को प्राइम नंबर हो गया, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। पी और क्यू मासिक वेतन का अनुपात 4 और 3 है। यदि पी और क्यू का वर्तमान वेतन में क्रमश 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है, तो नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपली अगर ये पी और क्यू का वेतन अगर 4 और 3 के अनुपात में है, तो मैं इसमें दोनों में 10 का गुना कर देता हूं, यानी ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। क्योंकि अनुपात है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट ध्यान दीजिएगा दोनों नंबर में एक बराबर ऑपरेशन करना है आपको। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पी के वर्तमान वेतन में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 10% कितना हो जाएगा, 40 का 4 हो जाएगा, यानी आपका कितना ये हो गया, आपका 44 हो गया। उसी तरीके से बोला है कि जो क्यू का वेतन में 5% की वृद्धि हो रही है, तो 10% 3 होगा तो 5% कितना होगा, 1.5 होगा, यानी ये कितना हो गया, बढ़कर आपका 31.5 हो गया। यानी इन दोनों के बीच में यही रेशियो बनेगा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मैं 10 से फिर से दोनों में गुना कर देता हूं, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ एक जीरो चिपक जाएगा। अब 5 से मैं काटना चाहूं तो कितने बार में कट जाएगा, 8 5 40 और ये 8 5 40, यहां से 5 से काटेंगे तो 6 और ये आपका 3, तो यानी अनुपात क्या आएगा, 88 और 63 का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। के तथा एल एक काम को अकेला क्रमश 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं, तो काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, यानी अनफिनिश्ड पोर्शन ऑफ द वर्क आपको बताना है। अब आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर ये के है और ये एल है, ये 15 दिन में काम खत्म कर सकता है, ये 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, आप टोटल वर्क मान सकते हो, यानी ये 60 टोटल वर्क हो गया। इसका मतलब ये 4 काम करेगा और ये आपका 3 काम करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, केवल 7 यूनिट कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि वो लोग मिलकर 5 काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में अगर 7 यूनिट करेगा, 5 दिन में कितना करेगा, 35 यूनिट करेगा। अब आपका और कितना बच गया, टोटल आपको 60 यूनिट करना था जिसमें से 35 यूनिट हो चुका है। अब आपका टोटल कितना बच गया, 25 यूनिट बच गया। और आपका वही बोला था कि 5 दिन काम करने के बाद वो चले जाते हैं, तो काम का अपूर्ण भाग कितना मतलब काम का अपूर्ण भाग की गणना करना था, यानी अनफिनिश्ड कितने वर्क बचे होंगे आपको वो बताना था। तो 25 काम बच गए आउट ऑफ टोटल 60 में, तो बस यही बच गए, यानी आप सॉल्व करोगे तो 5/12, यानी 5/12 वर्क अभी भी बच गए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखो, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही बनेगा, ठीक है। आप सिंपली 15-20, आप जानते हो कोई भी दो लोगों का काम अगर आपको दे दी जाता है तो आप डायरेक्ट से दोनों लोगों का मिला के काम निकालना जानते हो। 15 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा, 35, यानी 5 से काटेंगे 3 और ये आपका 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। और कट रहा है तो काट दो,
यानी आपका कितना हो गया 60/7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी ये लोग मिलके जो काम करेगा वो 60/7 दिन में कर पाएगा। यानी एक दिन में कितना काम कर पाएगा 7/60 कर पाएगा। टोटल 5 दिन तक काम हो रहा है, यानी 7×5 = 35, 35/7 काम हो पाएगा। तो 35/7 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/12 काम हो पाया है। तो बचा फिर काम कितना, तो 1 यूनिट टोटल वर्क होता है, तो 7/12 हो चुका है, तो बचेगा फिर कितना आपके पास 5/12 ही बचेगा जो अनफिनिश्ड वर्क है। बात समझे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपए में खरीदे जाते हैं। 5 डिब्बे 10% के लाभ पर तथा 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं। तो शुभ लाभ प्रतिशत बता दे क्या होगा। अब जैसा क्वेश्चन बोला गया आप वैसा कर सकते हो। अगर 8 डिब्बों का किराया मूल्य 9,600 है तो इसका मतलब एक डिब्बे का कीमत कितना हो जाएगा, तो 9,600/8 यानी कितना हो गया 1,200 रुपए हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, 5 डिब्बे को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये किराया मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अगर 5 डिब्बों का किराया मूल्य की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 1200 गुना 5 6,000। तो 10% के लाभ में बेचा गया है, यानी कितने प्रॉफिट में बेचा गया 10% लाभ, यानी 600 रुपए ज्यादा में बेचा गया, यानी ये 6,600 रुपए हो गया। अब फिर बोला 3 डब्बे 10% के हानि पे बेचा गया, तो 3 डिब्बों का कीमत कितना हो जाएगा 3,600 हो जाएगा। तो इसको हानि पे बेचा गया 10% का, यानी मैं कह सकता हूं 360 रुपए का हानि में बेचा गया है इसको। इसको 10% के हानि में बेचा गया ना, ठीक है चलो 10% हानि में बेचा गया, यानी 90% बेचा गया। तो क्या हो जाएगा 9 9 6 54 5 9 3 27 और 27 5 32 हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरा टोटल विक्रय मूल्य और ये हो गया टोटल किराया मूल्य। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना उसको प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर इसको कितना का प्रॉफिट दिख रहा है 9,840 है, और यहाँ पर आपका किराया मूल्य था 9600। तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, केवल और केवल 240 का। हम लोग कोई भी प्रॉफिट या लॉस किस पे गणना करते हैं, किराया मूल्य पर करते हैं। बस सॉल्व कर लो। तो 12 से काटेंगे 8 बार में, 12 से काटेंगे 20, यानी 8/20 कितना हो जाएगा 2.5% का लाभ हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपली, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटा से छोटा नंबर की बात कर रहा है और बोल रहा है कि सबसे छोटा से छोटा नंबर जिसको इसमें जोड़ने पर यह नंबर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा कौन सा 654, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 6 और 4 का 12 और 12×5 = 60, यानी 60 आपका एलसीएम होगा। और आपका जो 60 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जिसको आप इन तीनों से भाग दोगे तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मगर यहां पर आपका क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जिसको इसमें जोड़ने से ये नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं वो नंबर क्या होगा, इसी के मल्टीपल में होगा कोई ना कोई। तो 60 यहां पर देखो 60 × k, बात समझना 60 × k, और जो कि मेरे को यही नंबर आपका इन तीनों से डिवाइड होगा। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। अगर ये 60 गुना k, यानी k का वैल्यू मैं ऐसा क्या रखूं जो उसके नियर अबाउट आपका चले जाएगा। तो k का वैल्यू अगर मैं 20 रखूंगा तो 1200 हो जाएगा, 25 रखूंगा तो ये 1500 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 25 अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो ये देखो, तो k का वैल्यू जब हम लोगों ने 25 रखा तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और 1500 आपको पता है कि 1500 और ये देखो 1456, तो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो होगा 44, जिसको आप जोड़ोगे इस नंबर में तो ये नंबर आपका तीनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 135 छात्रों की कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो जल्दी से बता दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स का 2 टाइम्स है। गर्ल्स अगर 1 है तो बॉयज आपका 2 है, यानी इसी रेशियो में क्लास में स्टूडेंट है। टोटल आपके 135 लोग है क्लास में। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 और 1 3, 3 रेशियो किसके बराबर है, 3 रेशियो किसके बराबर है 135 के बराबर। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 के बराबर, यानी बॉयज आपको पता चल गया 90 होगा और गर्ल्स आपका कितना होगा बचा 45 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के
तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब देखो ये क्या है, अनुत्तीर्ण वाले का दे रखा है। तो अगर मैं बोलूं अगर 1/6 अगर अनुत्तीर्ण हुए हैं तो कितने लोग उत्तीर्ण हुए होंगे, 5/6, यानी 6 लोगों में एक अनुत्तीर्ण हो गए, तो बचेंगे कितने, 5/6 लोग क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। तो 90 का जब आप निकालोगे 5/6 तो कितना आ जाएगा, 15×5 75 आ जाएगा, यानी 75 लड़कों पास हुए हैं आपका। उसी तरीके से 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है, तो कितने लोग उत्तीर्ण हुई होगी, 2/3। तो 45 का जब आप 2/3 निकालोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। यानी यहां से गर्ल्स 30 और यहां से आपका बॉयज 75, तो टोटल कितना हो गया, 105 हो गया। यानी इतने लोग आपके क्लास में पास हुए हैं। तो वही पूछा है कि छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैं ये सबको हटाता हूं, 105 लोग आपके पास हुए हैं, तो 105 बटा आउट ऑफ कितने थे, 135 में, यही आपका क्वेश्चन था। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 5 से काटोगे तो 27 बार में, 5 से काटोगे तो ये 20 बार में, और कुछ कटे तो काट दो, ये 3 से कटेगा ये 9, और ये 3 और ये 5, ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट दो। अब आपका कट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 35 2 70, यानी 700/9। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो बताओ, तो 9 7 63, ठीक है, 63 मतलब 7 और 0, फिर से 9 7 63 यानी 77 होगा, जो कि मुझे ऑप्शन में दिख गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि P तथा Q का अनुपात दे रखा है, उसका एलसीएम भी दे रखा है, आपसे P और Q का वैल्यू पूछा है, P+Q। अब आपको पता है ये P और अगर ये Q है और ये नंबर का अनुपात दे रखा है 4x और ये 3x है, ठीक है, क्योंकि रेशियो में दे रखा है। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले तो इसका एलसीएम होगा क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से, ये जो x है यही तो मेरा क्या है, एचसीएफ है, यही मेरा क्या है, एचसीएफ है। अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम का एक फैक्टर एचसीएफ भी होता है, यानी अगर मैं बात करूं इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी 12x हो जाएगा, और यही इसी का वैल्यू दे रखा है 36 के बराबर। तो आप यहां से x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 3, यानी x का वैल्यू 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 × 3 यानी 12 हो गया, और आपका 4 × 3 और ये 3 × 3 9 हो गया। तो P का वैल्यू 12 और Q का वैल्यू 9, तो दोनों को जोड़ोगे तो 21, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक उत्पाद का क्रय मूल्य यदि इसे 27,120 रुपए में बेचने पर 13% का लाभ होता है, तो अच्छा क्रय मूल्य आपको बताना है, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इफ गेनिंग इन सेलिंग ऑफ इट्स ₹27,120 इज 13%। अब आपको पता है कोई भी क्रय मूल्य खुद में 100% होता है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो 13% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 113% होगा, और इसी का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 27,120 के बराबर। आपसे सिंपली पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से 100% का वैल्यू आपसे, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये आपका कितने बार में कट जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट डिजिट का अगर हेल्प ले, अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट का हेल्प ले तो देखो, तो 113 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 226, यानी 26, यानी ये 4, यानी ये 24, यानी ये आपका 24 टाइम्स में ये कट जाएगा, यानी 2 4 और 0 0 0, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, 24,000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप आपका। तो यहां पर क्या बोला, एक जमा राशि पर 2 वर्षों में 10% का वार्षिक साधारण ब्याज दर से मिलने वाला ब्याज 4,000 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में संयोजित होती हो तो ब्याज की धनराशि में कितने की वृद्धि होगी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप जल्दी से सॉल्व करके बता दो। अब आपको बोल रखा है कि अगर कोई प्रिंसिपल पर जमा राशि पर 2 वर्षों में 10% का वार्षिक साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में अगर मेरा काम हो रहा है तो रेट आपको दे रखा है कितना, 10% का, माफी चाहूंगा 10% है, रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है 2 साल, तो साधारण ब्याज में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20%। इसका मतलब इसी 20% का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 4,000 के बराबर दे रखा है। आप यहां से सिंपली प्रिंसिपल निकाल सकते हो, बट निकालने का जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो, निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज के धनराशि में कितना का वृद्धि होगा,
यही आपको बताना है। तो अब मैं इसको हटाता हूं। आपको पता है कि अगर 2 वर्षों में 10% का रेट से अगर आप साधारण ब्याज काउंट करोगे तो 20% होगा। अगर इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करेंगे 2 सालों का, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 21% होगा। आप जानते हो, यानी केवल 1 ही % का तो इंक्रीमेंट होगा ना, केवल 1 ही % का तो इंक्रीमेंट होगा। तो अब आपको पता है कि यही 20% का वैल्यू कितना था, 4000 के बराबर था। तो 1% का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, 200, यानी 200 की वृद्धि हो रही है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो आप लोग। ये देखो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में ही आपका कुछ इस तरीके से थोड़ा हाइड था। पीडीएफ जिस तरीके से बनाया गया होगा ना, तो थोड़ा सा आपका ये हाइड हो गया होगा। खैर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या बोल रखा है। बोला है कि एक वस्तु को 9% के लाभ पर बेचने तथा 7% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 190 रुपए का अंतर आता है। तो क्रय मूल्य आपसे सिंपली पूछा है। तो कोई भी चीज खुद में 100% होता है। प्रॉफिट की बात करें तो एक बार 7% का प्रॉफिट हो रहा है और एक बार आपका 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वही तो आपको दे रखा है 190 के बराबर ना। यानी मैं कह सकता हूं सिंपली कि यही 2% का वैल्यू दे रखा है, कितना? 190 के बराबर दे रखा है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, यानी सिंपली आपसे 100% का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो 2 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 0 0 19 पचे 95, यानी 9500 इसका कीमत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 9500। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। बोला गया है कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाएं के कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य को आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। MND1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, टोटल वर्क निकाल के बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। अगर मेरे को क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि यदि एक पुरुष 2 महिला के कार्य कर सकता है, तो इसका मतलब जो ये मेल और फीमेल, इनका वर्क एफिशिएंसी किस तरीके से होगा? आपको पता है एक पुरुष 2 महिला के बराबर है। इसका मतलब अगर पुरुष अगर आपका 2 यूनिट करेगा, तो महिला आपका केवल केवल 1 यूनिट काम कर पाएगी। यानी अगर महिला 1 यूनिट काम करेगी तो पुरुष आपका 2 यूनिट काम करेगा। अब आप यहाँ पर टोटल वर्क करके निकाल सकते हो। तो आपको पता है 10 पुरुष 5 महिला, तो 10 पुरुष के द्वारा टोटल कितना काम होगा? 10 गुना 2 यानी 20 हो जाएगा। अगर 5 महिलाओं की बात करेंगे तो 5 गुना 1 यानी 5 हो जाएगा। ये लोग मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो 20 और ये 5 कितना होगा? 25। तो 25 गुना 60, यानी यही क्या होगा? मेरा टोटल वर्क होगा। ध्यान दीजिएगा, यही मेरा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। अब आपसे पूछा है कि 5 पुरुष 20 महिलाएं, तो 5 पुरुष, तो एक पुरुष अगर 2 काम करेगा तो 5 पुरुष कितना काम करेगा? 10 यूनिट कर पाएगा। अब 20 महिलाएं, तो एक महिलाएं अगर 1 यूनिट काम करेगी तो 20 महिलाएं केवल 20 यूनिट करेगी। तो ये लोग मिलकर टोटल कितने काम कर पाएगी? 30 यूनिट कर पाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आधा कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो आधा कार्य की अगर आप बात करोगे तो ये टोटल वर्क है। अगर आधा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 25 गुना 60 बटा 2, ये हो गया आधा। और आपसे बोला था मिलके कितने दिनों में करेगा, यानी 30 से इसको भाग दे दिया। सॉल्व कर लो, 30 से काटेंगे 2 बार में और 2 बार में, यानी 25 दिनों में कार्य आपका खत्म हो जाएगा आधा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी मैं हल्का बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन सब ये सब इधर उधर हो गया, पीडीएफ में ही था, ओरिजिनल पीडीएफ में। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपली क्या बोलना चाह रहा है? 15 व्यक्ति 60 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाती है तो ये काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप समझते हो M1D1, अगर कोई 15 व्यक्ति 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है, यानी मैं कह सकता हूं 15 गुना 60। M2D2, अब आपका क्या बोला है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए, तो अब यहां पर 15 व्यक्ति ना होकर कितना हो जाएगा? 20 व्यक्ति होगा, और ये लोग X दिन में काम को कर पाएंगे, इसका मतलब। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले कितना निकल के आ गया? 45 दिन। यानी अब आपका वो लोग 5 आदमी को बढ़ाने के बाद अब आपका काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 45 दिन में खत्म हो रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? तो पहले 60 दिन में काम होता था, अब आपका 45 दिन में हो रहा है, यानी 15 दिन अब आपका पहले पूरा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 15 डेज। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। अच्छा ये तो रिपीट हो गया ना, ये मैंने कराया है ना। एक क्वेश्चन इसको देखो। अब यहां पर क्या बोला है? के 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए उधार लेता है।
ब्याज की देय राशि 5,280 है रुपए थी, तो पी का मान बताओ क्या है। यानी सिंपली क्या बोल रहा है, कोई के एक पर्सन है 2 वर्षों के लिए 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपए लेता है, यानी कोई मूल राशि लेता है पी रुपए। फिर क्या बोला, ब्याज के देय राशि 5,280 रुपए था, तो मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अब आप जानते हो अगर 20% से अगर आप रेट लगाओगे 2 वर्षों के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 20 20 40 और 4 44। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सक्सेसिव लगा लिया, यानी यही 44% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसका मतलब यही 44% का वैल्यू दे रखा है आपको 5280। आपसे पी का मान पूछा था, तो पी का मान मतलब खुद में 100% होता है प्रिंसिपल, तो बस 100% का वैल्यू निकाल लो। तो 1% का वैल्यू इतना हो गया, 100% का वैल्यू ये हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो 11 बार मैं काटता हूँ। ठीक है, 11 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से पहले इसको काट देता हूँ 25, और 11 से यहाँ काटेंगे तो 11 चौके 44 और 8 और 0, यानी कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको 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 क्या करूँ, इसको बताओ। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 4 से गुना कर देता हूँ तो ये 100 बन जाएगा, इसको 4 से भाग दे देंगे तो 120 बन जाएगा, यानी 120 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 12,000। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, 2 पैंट 4 शर्ट के एक सेट या फिर एक पैंट या 4 शॉर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5,600 रुपए है। तो एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शॉर्ट 6,000 रुपए में बेची, तो प्रति शॉर्ट लाभ या हानि का राशि का ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो कंडीशन क्या दे रखा है कि कोई एक दुकानदार है, वो 2 पैंट, ठीक है, पी फॉर पैंट, और 4 शर्ट यानी एस फॉर शर्ट। फिर क्या बोला है, एक मतलब कि 2 पैंट और 4 शर्ट का कोई एक सेट है। फिर बोला है कि एक पैंट प्लस 6 शॉर्ट, दोनों को जो बेचता है उसका किराया मूल्य है जो है वो आपका 5,600 रुपए है। ठीक है, ये भी 5,600 है और ये भी आपका 5,600 है। आपको फिर क्या बोला है कि जब ये दुकानदार अलग अलग इसको बेचता है तो 10 शॉर्ट को वो 6,000 रुपए में बेचा है, तो प्रतिशत शॉर्ट लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। तो अब आप अगर यहां से सॉल्व, ये एस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 मत मान लेना, ये एस है। ठीक है, तो अगर यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मैं निकाल सकता हूं शर्ट का वैल्यू, कि एक शर्ट का कीमत होगा कितना वाकई में। तो यहां पर मैं अगर इसको 2 से गुना कर दूं, क्योंकि यहां पर 2p है तो इसको मैं p बना 2p करता हूं, तो यहां पर मैं 2 से गुना कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और 6 गुना 2 12s हो जाएगा। ठीक है, और 0 0 6 2 12 5 10 11। अब आप देख सकते हो ये 2 इक्वेशन बन के आ गया, यानी ये आपका प्लस माइनस साइन कन्वेंशन से प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी आपका मैं कह सकता हूँ 4 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 था ना, तो 4 में से 12 जाएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, -8, सॉरी एक्स में लिख दिया, एस होगा ना क्योंकि एस है, तो -8s हो जाएगा, इक्वल टू, अब आप यहाँ पर 11,200 में 5,600 को अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 5,600 ही बचेगा। चूंकि माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 से काट देंगे कितने बार में, 7 बार में, यानी शर्ट का कीमत पता चल गया 700 रुपए का है। अब आपसे बोला था कि अगर 10 शर्ट को अगर 6,000 पे बेचा जा रहा है, तो 10 शर्ट को अगर 6,000 पे बेचा जा रहा है तो इसका मतलब शर्ट को कितना में बेचा जा रहा है, 600 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कितने का उसको घाटा हो रहा है बता दो, क्योंकि यहाँ पर कीमत है आपका 700 रुपए एक शर्ट का कीमत, और यहाँ 600 रुपए में बेच रहा है, यानी लॉस कितने का हो रहा है, 100 रुपीज़ का हो रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बोलिए क्लियर है, क्योंकि क्रय मूल्य आपको शुरू में दे रखा था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको बताना था, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, संख्याओं को अवरोही क्रम में अव्यवस्थित कीजिए। तो इसको अरेंज करना है आपको। अगर यहाँ पर देखो सारा कुछ आपका यहाँ पर रूट में है, तो रूट में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, जिससे नंबर आपका एक होल नंबर बन जाए। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 2 का 4 और रूट का 11 यानी 11 गुना 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। √3 का 3 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा, 16 गुना 3 48 हो जाएगा। √5 का 5 और 9 5 45 हो जाएगा, और फिर 5 25 और 25 2 50 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा नंबर 5√2। फिर सबसे उसके बाद 48 यानी आपका 4√3,
ऑप्शन को मिलाते हुए चलेंगे। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर मुझे फर्स्ट दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपए देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो उसका मासिक वेतन का गणना कीजिए। यानी सिंपली क्या बोला, पर्सन पे 8,960 रुपए पर मंथ टुवार्ड्स लोन रीपेमेंट। ठीक है, तो आपको बोला जो कि वो सैलरी का 28% है, तो आपको मंथली सैलरी बताना। अगर उसका मंथली सैलरी खुद में 100% है, तो वो 28% ऋण में दे रहा है। ठीक है, तो 28% जब दे देगा तो उसके पास मतलब 28% देने के बाद बचेगा कितना उसके पास, 72% बचेगा। चूंकि हालांकि आपको 28% ही दे रखा, 28% 8,960 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू आपको सिंपली बताना था। समझ रहे हो? तो 28% का वैल्यू अगर 8,960 के बराबर है, तो आप 72% निकाल के दोनों को जोड़ सकते हो, या फिर सिंपली डायरेक्ट 100% का वैल्यू निकाल लो। तो मैं इसको हटाता हूं, यानी 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8960। 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो कितने बार में कट जाएगा, मतलब 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। 7 से काट लेते हैं तो 12 सत्ते 84, 84 ये 5 और 6 यानी 8 और 0। क्लियर है? तो अब इसको मैं फिर से वैसे ही करता हूँ, इसको अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो इसको 4 से भाग दे देता हूँ। तो 4 से भाग देंगे तो ये 3 2 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, यानी 32,000 निकल के आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपए की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपए की ब्याज की राशि प्राप्ति होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपली क्या बोल रहा है कि 4 वर्षों के लिए 5,000 रुपए में तथा 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपए की जमा राशि पर जो साधारण ब्याज है वो एक समान वार्षिक दर पर होने पर जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2,400 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें। अगर मैं सिंपली मान लो कि रेट मेरा x% है, तो x% है 4 साल के लिए, अगर आप x% निकालोगे तो 4x हो जाएगा, यानी यही टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर मैं 5,000 का अगर 4x% निकालूं यानी 4x%, तो ये होगा कितना, तो 5 चौके 20 यानी कितना हो जाएगा, 5 चौके 50 गुना 20 यानी 200x हो जाएगा। यही यानी यही ब्याज होगा ना, ध्यान दीजिएगा यही ब्याज होगा। अब आगे उसी तरीका से फिर बोला है कि 5 वर्षों के लिए 4,000 रुपए पर, तो मेरा रेट कितना था, x था, यानी 5x% निकाल लो 4,000 का। तो 4,000 का 5x% यानी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा, यानी 200x हो जाएगा। यानी ये भी ब्याज और ये भी ब्याज दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400x हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, 2,400 के बराबर है। तो बस अब सॉल्व करो, खत्म। तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 6 बार में कट गया, यानी जो x का रेट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 6%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। तो डायरेक्ट वर्बली आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको मैंने कई बार बता के रखा है कि देखो ये सब चीज थोड़ा बहुत पता रहेगा तो आप चीजों को और जल्दी कर सकते हो। है इजी बट और जल्दी कर सकते हो, बात को समझो। कभी भी रेडियस मेरा जब 7 होता है किसी भी सर्कल का, यानी त्रिज्या कभी भी मेरा 7 होता है या फिर इसका गुना में कोई भी रेडियस होता है, तो मिनिमम जब रेडियस अगर जब 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, यानी परिधि कितना होता है, 44 होता है। अब आप इसका गुना में अगर रेडियस अगर आपका 14 होगा तो 2 गुना आप इसके सर्कमफ्रेंस में भी बढ़ा सकते हो। तो इसी प्रोपोर्शन से ही आपका बढ़ता जाता है। बात समझे? अब आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप समझो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि अगर वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो ये देखो 14 है, 7 का मल्टीपल ही है, और फिर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, तो 7 सेंटीमीटर में कितना का इंक्रीमेंट होगा, केवल 44 का ही तो इंक्रीमेंट होगा ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है, ये आपको बताना था। यानी कौन सा फ्रैक्शन आपको 3/5 और 7/8 के बीच में लाई करता है, ये आपको बताओ। तो 3/5 बोले तो 0.6 हो जाता है। 7/8 की अगर बात करोगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 12.5 का गुना कर दूं, यहाँ पर भी 12.5 का गुना कर दूं, तो 12 7 84
और 84 और 3 87 यानी 0.875 हो गया, क्योंकि नीचे तो 100 बन गया, 100 को अच्छा से डिवाइड कर देंगे। यानी जो आपको वो फ्रैक्शन बताना है जो इसके बीच में लाई करता हो। अब यहाँ पर जल्दी आप चेक कर सकते हो, तो 8/9, 8/9 की अगर आप बात करोगे तो 8/9 क्या होता है, 0.8888 होता है, जो कि ये नंबर से बड़ा है, यानी ये तो कभी होगा नहीं। अब बात करेंगे 6/7। अब यहाँ पर जब 6/7 अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 60 और बटा 7, तो 8 7 56 हो जाएगा, 4 0 7 5 35। अब देखो यहाँ पर 0.85 आ गया, क्योंकि देखो ये नंबर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, 0.6 से बड़ा है और 0.87 से छोटा है, यानी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का इस तरीके से पूछा गया था, sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, इनटू में sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, cos 30 तो क्या हो जाएगा √3/2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2√2 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 और 2√2, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर घुमा फिरा के 1/√3 आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे रखा है, ये देखो ध्यान से, ये 2a/m प्लस b/n इक्वल टू 2 के बराबर है। अब वही बोला है, फिर दूसरा है कि a/m माइनस b/n ये 4 के बराबर है। तो आपसे a और b का मान पूछ रहा, यानी वैल्यू पूछ रहा। तो मैं सिंपली इसको मान लेता हूं कि ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है b/n और b/n, तो ये जब दोनों को जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखो 2a/3 है और ये आपका a/3 है, यानी कितना आ जाएगा 3a/m हो जाएगा। बोलो क्लियर है। उसी तरीके से यहां पर अगर आप जोड़े हो तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 2 बार में, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2m आ गया कि नहीं आ गया, मुझे आप पहले बताओ तो। ऑप्शन देखोगे a का वैल्यू 2m, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इलिमिनेट हो चुका है। अब a का वैल्यू निकल गया तो आप किसी में भी पुट करके b का वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। तो यहाँ पर अगर मैं a का वैल्यू अगर 2m रख दूं, तो देखो मैं इस वाले में रखता हूँ, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर हम 2m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m/m माइनस b/n इक्वल टू 4। तो m से m कैंसिल हो गया, और ये अगर 2 वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू -2n आ जाएगा, जो कि माइनस है वहां चला जाएगा। तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये बोला गया था, यदि एक संख्या 3/5 को 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात करें। किसी नंबर का 3/5 यानी किसी नंबर का 3/5 का 2/3, यानी किसी नंबर का 3/5 का 2/3, 2/3 बोले तो 2/3, यही अगर 42 के बराबर है तो उस संख्या का 1/3 बताओ। तो सबसे पहले तो आप संख्या निकाल सकते हो कि संख्या होगा क्या, तो 5 इसको काट भी सकता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, यानी वो नंबर कितना होगा 21 गुना 5 यानी 105 होगा। अब यही संख्या का 1/3 पूछा, यानी 1/3 बोले तो कितना हो जाएगा 35। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन मोड आपसे पूछा गया बहुलक, तो देख लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही मेरा क्या होगा उस डेटा का बहुलक होगा। ऑप्शन से चेक करेंगे तो ये 100 कितना बार दिख रहा है, काउंट करो 1 2 3, ये 3 बार दिख रहा है। 120 को काउंट करोगे तो 1 2 3 4, अच्छा ये 4 बार हो गया। 90 को काउंट करोगे तो 1 2, 140 को काउंट करोगे तो 1 और 2, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है 120 कर रहा है, तो ये इस डेटा का बहुलक हो गया, यानी मोड हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि 90 रुपए का अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपए में बेची जाती है तो छूट परसेंटेज आपको बताना था। अब आपको पता है अगर एमपी यानी मार्क प्राइस अगर 90 है और बेचा गया सेलिंग प्राइस कितने में 76 रुपए में, तो कितने रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, ध्यान से देखो, तो 14 रुपए का डिस्काउंट मिला है आउट ऑफ 90। तो यही आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंटेज। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 140/9, 9 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा,
तो देखो ना 15 9 135 होता है, ठीक है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 135/9 प्लस 5/9। तो ये तो आप समझ गए कि इतना काटोगे तो 15 आएगा ही आएगा, जो कि अब आप ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिख रहा 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, अब इसको ट्राई करो। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक वास्तविक संख्या के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू अ रियल नंबर। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। टोटल 4 कंडीशन मतलब दे रखे स्टेटमेंट। पहला क्या बोला है कि सभी मतलब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, यानी ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो बताओ क्या ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी वास्तविक संख्या यानी कोई भी रियल नंबर क्या होगा, इधर रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, यानी उसके अंदर में ही रहेगा। तो यहाँ पर बोला और ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, यानी जो कि सही बात बोला गया, तो ये तो सही है। अगर यहाँ पर अगर आप थर्ड वाले देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, अ रियल नंबर इज यूनिक, एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होती है, जो कि सही है। कोई भी रियल नंबर खुद में आपका एक यूनिक होता है, एक ही होता है ना रियल नंबर, यानी ये भी आपका सही बात बोला गया है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ये भी सही है। अभी मैंने आपको बताया रियल नंबर आइदर रेशनल इरेशनल नंबर, तो यानी ये भी आपके सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, अब देखो ये सेकंड वाला क्या बोल रखा था, क्या बोला था, अ रियल नंबर नीड नॉट नेसेसरली टू बी अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा गलत बात बोल रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर यानी कोई भी रियल नंबर है ना, वो नंबर मतलब रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, जो भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर पाओ वही नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ तो उल्टा बोल रखा है कि कोई एक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अनिवार्य बिंदु होना आवश्यक नहीं है। अरे आवश्यक है ये, ठीक है। अगर कोई भी नंबर रियल नंबर है इसका मतलब वो नंबर लाइन में आपका एग्जिस्ट करता है, यानी यही वाला आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। हालांकि कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन भी गलत दे रखे थे पेपर में, तो मैंने ऑप्शन छिपा रखा था, तो इसलिए आप सब बना लिया। मतलब यहाँ पर तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा ही गलत है, तो हो सकता है उस समय ऑब्जेक्शन लगा होगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये पूछा गया ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन बैच। अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो फिर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपसे अगर पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ना पूछ के आपसे पूछ ले फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैचेस, तब फिर आप बताओगे क्वेश्चन का आंसर यहाँ ऑप्शन से। यानी आपको प्रत्येक दल के व्यक्तियों की संख्या नहीं बताना है, उसके टोटल कितने बैचेस होंगे ये आपका क्वेश्चन होगा। तो पहले क्वेश्चन समझते क्या बोला। 111 रूसी, 407 चीनी तथा 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना एक समरूप दल बनाया जाते हैं कि हर दल में एक राष्ट्रीयता के व्यक्ति को मतलब व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक दल में प्रत्येक दल की मतलब प्रत्येक दल नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहा प्रत्येक दलों की संख्या क्या होगा। हाँ ठीक है, व्यक्तियों की संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर व्यक्तियों को बोलेगा तो फिर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते हो एचसीएफ का क्वेश्चन है, जो कि मैंने प्रीवियस वाले क्लास में जो आपका ग्रुप डी का में मतलब जो मैं आपको सेशन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दे रखा था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे जा चुके हैं अभी सीबीटी 1 में। सिंपली अगर ये टोटल तीन कंट्री के लोग हैं, 111 407, 111 रशिया लोग हैं, 407 आपके रशिया मतलब चाइनीज है, चीनी लोग हैं, और 259 आपके जापानीज लोग हैं। ये लोग एक जगह पर एकत्रित हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है, सिंपली अगर मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक दल की संख्या कितनी है, यानी तो आपको बताना प्रत्येक दलों की संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ईच बैचेस, हर एक बैचेस में टोटल पर्सन कितने होंगे जिसमें एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करते इसका एचसीएफ निकालते। अब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी एचसीएफ निकालोगे तो 37 हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन अगर ये सही होता तो फिर ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि आपसे बोला था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ईच बैचेस, तो एक बैचेस में 37 करके लोग बैठेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अब टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे,
तो अब आप निकाल सकते हो, अगर टोटल यहाँ पर 111 लोग हैं तो 37 के कितने बैचेस बनेंगे, 3 बैचेस बनेंगे। अगर यहाँ पर 407 लोग हैं, ठीक है, अगर यहाँ आपका 407 लोग हैं तो यहाँ पर 37 से कितने बैचेस बनेंगे, 11 बैचेस बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 259 लोग हैं तो 37 33 करके कितने बैचेस बनेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 7 बैचेस बनेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख लो टोटल इतने बैचेस बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 7 18, 18 3 21, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। यानी टोटल नंबर ऑफ बैचेस अगर पूछा जाए तो 21 होगा। अगर आपसे पूछे कि ईच बैचेस में, हर एक बैचेस में कितने लोग होंगे, तो फिर केवल HCF हो जाएगा, ठीक है। और जनरली आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन में आपसे टोटल नंबर ऑफ बैचेस पूछेगा, नॉट आपसे कितने उस बैचेस में आदमी है, ये तो पूछेगा नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जमा की गई 8,500 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज 2,040 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर का ज्ञात करें। तो वार्षिक दर पूछ रहा है, तो ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इतना है। हम लोग चेक कर लेते हैं कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला कितना है, तो सॉल्व करते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 17 5 85, और 5 से काटेंगे तो 4, और मतलब 5 चौके 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो तो 5 चौके 17 5 85, 5 चौके 20 और 0 और 8, 408 हो गया। तो 408 बटा 17, 17 से अगर मैं इसको डायरेक्ट काटना चाहूँ तो 17 2 34 हो जाएगा, 6 और मतलब 4, ठीक है, यानी ये 24% हो गया, ठीक है, क्योंकि 17 2 34 और 6 और 68, यानी 17 चौके 68, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 24% हो गया। टोटल रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया, 24% हो गया। आपको पता है 3 साल के लिए अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा 24% के बराबर है, तो इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट कितना होगा, 8% का होगा। आंसर हो जाएगा 8%। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपल सा, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल अगर 42 है, अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो वो दो नंबर क्या होगा, यानी सिंपली आप समझ सकते हो a प्लस बी अगर 42 है और a माइनस बी अगर 4 है, तो आपसे पूछा है a इंटू बी क्या होगा। तो ये 42 और 4 46, 46 का आधा कर दो, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 42 का से 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 38, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बनाने की भी जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है कोई भी दो नंबर का योग और दो नंबर का अंतर दे दिया जाए, तो आप एक बार पहले दोनों नंबर को जोड़कर आधा कर दो और एक बार दोनों का अंतर का आधा कर दो, तो दोनों नंबर आपका निकल के आ जाएगा। अब आप इसको गुना कर लो, यही आपसे पूछा है, तो 9 गुना 3 27, यानी यूनिट डिजिट में 7 दिख रहा है मुझे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको देखो आप लोग जल्दी से, यहाँ पर क्या बोला गया आपका, यहां पर क्या बोला है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। अब बोल रखा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का 4 गुना, यानी अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा, 4x होगा। यानी अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यही चीज दे रखा है 256 के बराबर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 64, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8 निकल के आ गया, क्योंकि ये x स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा, लंबाई पूछा है ना, तो 4 गुना एक्स यानी 4 गुना 8 32, यानी 32 मीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 5 12 13। किसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, तीनों भुजा दे रखा है। अब ये 5 12 13 ये देख के दिमाग में डायरेक्ट घंटी बजता है कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। जब ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका मतलब ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस और ये हाइट हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 6 गुना 5 यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर हमको पता नहीं चल पाता कि कौन सा ये ट्रायंगल है, फिर तो हम लोग क्या करते हैं, हीरो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो बनाने से पहले एक बार देख जरूर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये वाला, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला है कि कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है, यदि कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो डब्ल्यू की चाल क्या होगा। तो ये देखो एम और डब्ल्यू, क्या बोला, कार एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दोगुनी है, यानी अगर डब्ल्यू का चाल 1 है तो एम का चाल कितना होगा, 2 होगा, डबल है। अब आपका देखो ये स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, ये स्पीड आपको दे ही रखा था, निकल के नहीं आई, ये आपको चीज दे रखा था। अब बोल रहा है कि यदि कार एम 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, तो यहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120, और टाइम कितना दे रखा है, 2.5 घंटा, यानी 2.5। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48,
यानी मैं कह सकता हूं कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो आपसे पूछा था डब्ल्यू का स्पीड बताओ, तो 2 का स्पीड अगर 48 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अब आ गया आपका डीआई का क्वेश्चन, ठीक है, जिसका हम लोग बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अब से लेकर आपका डीआई के क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, जिनको हिंदी में समझ आता है या फिर इंग्लिश में समझ आता है। पहले आप लोग टेबल समझ लो कि टेबल में क्या दे रखा है। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया, यहाँ पर हिंदी वालों के लिए हो गया। पहले आप लोग टेबल देख लो कि टेबल में बोलना क्या चाह रहा है, फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या बोला, निम्न में लिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। तालिका में उन छात्रों का कुल संख्या शामिल है जिन्हें आईटी कंपनियां 1, 2, 3 द्वारा लिया गया है, साथ ही कॉलेज पी, क्यू, आर तथा एस से लिया गया छात्रों का प्रतिशत भी दिया गया है। पहले मैं समझा देता हूं ये टेबल डीआई में क्या दे रखा है। मान लो समथिंग आपको क्या दे रखा है, कोई आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी आपको 3 कंपनी, कोई आईटी कंपनी होगा 1, 2, 3, ये लोग आप लोग समझते हो ना प्लेसमेंट करना, समथिंग इसी तरीके से बात बोला गया। कोई आईटी कंपनी है जो कि 1, 2, 3 ये 3 आईटी कंपनी है, ये अलग अलग कॉलेजों में स्टूडेंट को ले रहे हैं, यानी हायर कर रहे हैं। यानी मैं कह सकता है ऐसा कि वो लोग प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये 4 कॉलेजों में 3 कंपनी के द्वारा कितने कितने स्टूडेंट को हायर किया गया, ये आपको दे रखा टेबल डीआई में। जैसे कि अगर बात करो यहाँ पर देखो, ये आईटी कंपनी है, पहला आईटी कंपनी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर कितना किया है, 1800 हायर किया है। अब इसमें से पी कॉलेज का या फिर पी इंस्टीट्यूट जो भी होगा, पी कॉलेज में 24%, क्योंकि ये परसेंट में दे रखा है, ये 32% हायर किया है, ये 28% हायर किया है और ये 16% हायर किया है। बात समझे, यानी ये चारों कॉलेजों में से 100% लोग आपके 1800 हायर किया है कंपनी आईटी कंपनी 1, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 3 कंपनी 4 कॉलेजों में कैंपस किया है। क्लियर है सभी लोगों को, समझ आ गया ये आपका टेबल। चलो अब हम लोग क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझना था, अब इतना तो समझ ही चुके हो। अब हम लोग क्वेश्चन कर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हायर बाय अ कंपनी 2 फ्रॉम कॉलेज पी, क्यू, आर, एस। यानी कंपनी 2 के द्वारा कितने स्टूडेंट को हायर किया गया है, तीनों कॉलेज पी, आर, एस के द्वारा, मतलब 3 कॉलेज पी, आर, एस। तो अब देखो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि कॉलेज आईटी कंपनी 2 कहाँ है, ये वाला है। टोटल कितना स्टूडेंट हायर किया गया, 2400 हायर किया गया। कौन कौन कॉलेजों में बात किया, पी, आर, एस, यानी क्यू कंपनी की बात नहीं कर रहा है। तो आप जानते हो टोटल 100% होगा, 100% में 30% तो पहले क्यू हट गया है, यानी 70% लोग हायर हुए होंगे आउट ऑफ 2400 में। तो बस यही निकाल लो ना, अलग अलग निकाल के क्या करोगे। तो कितना हो जाएगा, 0 7 चौके मतलब 7 चौके 28, 7 2 14 2 16, यानी 1680 स्टूडेंट हायर किया गया तीनों कंपनी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बोला है, कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। अब देखो यहां पर कॉलेज की तुलना में बात कर रहा है, कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी के तीनों कंपनियों ने, यानी अब पहले देखो कॉलेज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो कौन कौन कॉलेज है, एक आपका एस कॉलेज है और एक आपका पी कॉलेज है। ठीक, आपको बोला है इसी में से डिफरेंसेस पूछा है, ठीक है, कितने मतलब कि एस में से कितने, एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस आपको बोला है तो मैं सिंपली देख पा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 24% यहां पर इसका हायर किया गया, यहां 16% हायर किया गया है। तो आपके मतलब जो परसेंटेज में डिफरेंस कितना का दिख रहा है। देखो एक तो बेसिक तरीका है कि आप पहले तीनों का निकालोगे और फिर देखोगे कि कितना ज्यादा है, और जो स्मार्टनेस तरीका है कि आप देख लो ये 24% अगर यहां पर हायर किया गया और यहां 16% हायर किया गया, तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 8% का ही तो डिफरेंस दिख रहा है। तो यही 8% निकाल दो ना 1800 का, तो कितना हो जाएगा, 8 यानी 144 हो जाएगा। यानी पहला आईटी कंपनी में 144 पता चल गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर अगर दूसरी कंपनी में, तो यहां पर देखो 27 का है, यहां 18 का है, तो यहां पर डिफरेंस कितना का दिख रहा है आपको, 9% का दिख रहा है। तो 2400 का 9% निकाल दो, तो 9 चौके 36 और 9 2 18 3 21 यानी 216 हो गया। यहां पर देखो 32% है और यहां 23% है,
यहां पर भी देखो आपका पी परसेंट जो ज्यादा है एस से, और यही बोल भी रखा था कि तुलना में आपको देख रखा था, वरना थोड़ा गड़बड़ हो सकता था, थोड़ा सा आपको कहाँ प्लस करना माइनस करना ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब देखो 32 और ये 23, तो कितना का डिफरेंस दिख रहा है, तो 7 और 2 9, यानी इसका भी आप 9% निकाल दो, तो 1500 का 9% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 135। तो इन्हीं तीनों को जोड़ लो, यानी 6 4 10 और 1 15 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 1 9 और 2 3 4 2 3 4 1 1 4, ठीक है। यानी टोटल 495 लोग ज्यादा होंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डायरेक्ट हम लोगों ने तुलना में ही निकाल लिया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो क्या बोला है, कंपनी 3 द्वारा कॉलेज पी से लिए गए और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर बताएं। फिर से देख लो, कंपनी तीन, अब कंपनी 3 की बात कर रहा है पी कॉलेज में, तो ये पी हो गया, पी कॉलेज में कंपनी 3। फिर क्या बोला है, कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू, तो कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू, तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्यू का पहले आप निकाल लो, यानी 1800 का 32% निकाल लो, तो 18 2 36 और 3 54 3 57, यानी 576 यहां हो गया। यहां पर 32% निकाल लो 1500 का, तो ये कितना हो जाएगा 15 2 30 और 15 2 30 15 3 45 3 48, यानी 480 हो गया। यानी यही तो डिफरेंस होगा ना दोनों के बीचों में अंतर, यानी 6 से 6 जाएगा, 7 से 8 जाएगा, मतलब 17 से 8 जाएगा, यानी 9, यानी 96 का डिफरेंस होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? बस खत्म होता है इसी के साथ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन का अब आप लोग मुझसे आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे, आप लोग एक बेसिक से आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न था, ताकि उसी तरीके से आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए, यानी इंटर या फिर ग्रेजुएशन के लिए अगर आप अप्लाई किए हो, तो उस हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम का सिलेबस सब कुछ सेम है, केवल लेवल वाइज जो होगा वो अंतर होगा, ठीक है। तो चलिए, तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।